नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 2026 में प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार। बांग्लादेशी पूर्व पीएम खालिदा जिया का हुआ निधन। पाकिस्तान में नजरबंद रही, कभी गोलीबारी से बची तो प्रधानमंत्री बनी तो भारत का विरोध किया। नस्लीय विवाद में नहीं हुआ था त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा का मर्डर। जांच के बाद देहरादून डीसीपी का दावा, नस्लीय विवाद में हत्या की बात से इंकार। सीएम योगी ने सेट किया नए साल का रोड मैप। 2 शहरों से में एआई सिटी, 30,000 करोड़ से डेटा सेंटर। एआई प्रज्ञा से 10 लाख नागरिकों को मिला प्रशिक्षण। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 7 की मौत, 12 घायल, घायलों में कई की हालत गंभीर। बारिश से हो सकता है नए साल का आगाज, 7 राज्यों के लिए चेतावनी। 4 डिग्री पारा डाउन, आने वाले समय में और बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। भिकियासाड़ विनायक मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन घायल लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस पहाड़ी क्षेत्र से रामनगर की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मंगलवार को हुए बस हादसे में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस हादसे के कारण लोगों की जान जाना अत्यंत दुखद है। अपने परिजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के भिकियासैड़ क्षेत्र में सला पानी के पास मंगलवार सुबह एक बस गहरी खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल। उसमें 17 से 18 लोग जो है उसमें बस में सवार थे और एक रामनगर अल्मोड़ा से रामनगर जाते हुए द्वारा हाट एक इस जगह है, तो वहां पर जो है ये बस नियंत्रित होकर के जो है गहरी गहरी खाई में जो है जाकर के गिर गई है और जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक जो मौत है वो मौके पर ही हो गई है। और इसके अलावा जो दर्जन भर जो लोग हैं यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने उनको नजदीकी जो जिला चिकित्सालय है वहां पर उनको शिफ्ट किया है। हर उचित संभव मदद देने का आश्वासन जो है वो जिलाधिकारी के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वस्त किया है कि अगर जो भी संभव मदद है वो उनको दी जाएगी और बेहतर उपचार के लिए जिलाधिकारी को जो है आदेश दिए हैं कि इनका बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो हो। अगर जरूरत पड़े तो जिला से कहीं और भी शिफ्ट करने की बात है तो उसको भी या उन घायलों को वहां भी शिफ्ट किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि देखिए जैसे लगातार इस तरीके के जो मामले हैं खास तौर से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है और हर बार इस तरीके की जो घटनाएं हैं, क्योंकि हालांकि जो प्रारंभिक जो जवाब है, जो जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो वहां से घायल व्यक्ति है जो उस बस में सवार थे, उनका यही मानना है कि जो बस का जो चालक था, जो ड्राइवर था, उसने कहीं बचाने की जो है वो कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो बस है
वो थोड़ी ओवर स्पीड भी बताई जा रही है और अनियंत्रित जो मोड़ था, जो जहाँ घुमाव था, वहां पे अनियंत्रित होकर के ये बस जो है वो गहरी खाई में गिरी है। लेकिन जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी कड़ी मशक्कत जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो करनी पड़ी है, क्योंकि ये काफी डेप्थ के नीचे जो है, ये गहरी खाई के नीचे जो है ये बस जाकर के गिरी, और जिसमें 7 लोगों की मौत जो है वो मौके पर ही हो गई थी, और दर्जनों से ज्यादा जो लोग हैं, जो लगभग 12 लोग जो है इसमें घायल जो है वो बताए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के खासतौर से जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है उन्होंने अपनी संवेदनाएं जो है इस घटना को लेकर के जो है वो की है। हर संभव मदद के लिए पुष्कर सिंह धामी ने अभी हालांकि जिलाधिकारी से उनकी वार्ता भी हुई थी और हर संभव मदद देने का आश्वासन जो है वो राज्य सरकार ने किया है। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए, दुखद मंगलवार रहा, दुखद दुर्घटना रही, और इतनी बड़ी जो जो त्रासदी है, कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना जो है, जो 7 लोग थे वो इसमें इसके शिकार हुए हैं, और सभी लोग जो है या आसपास के स्थानीय लोग जो है वो अल्मोड़ा बेल्ट के ही बताए जा रहे हैं। और जिसमें 4 जो इसमें पुरुषों की संख्या है जो मृतक परिवार है और मृतक है, और इसके साथ साथ 3 जो है महिलाएं हैं जो मृतक हुई है। तो टोटल कैजुअलिटी जो है इसमें 7 है और 12 जो है इंजर्ड है, और इन सभी का उपचार जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। ये बिल्कुल राजेश, देखिए अगर हम हादसों की बात करें तो जिस तरीके से मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर है, ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, रफ्तार पर लगाम लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये भी जानकारी मिली इस खबर में भी कि कहीं ना कहीं वाहन जो है वो काफ़ी तेज़ स्पीड में भी था और अनियंत्रित हुआ और उसके बाद खाई में गिरी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का इस ओर किस तरीके से ध्यान है कि जब तक ये विजिबिलिटी कम है और मौसम जब तक बदलाव हो रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जा रही हैं? बिल्कुल जैसे देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है खासतौर से, वहां पर विजिबिलिटी की इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां हम्म। पर कोहरे का जो प्रकोप है वो इन दिनों वाकई देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन जो दुर्घटनाएं हैं वो मैदानी क्षेत्रों में खासतौर से देखने को मिल रही है। लेकिन हम्म। जो पर्वतीय क्षेत्र है खासतौर से, जो हम्म। बिल्कुल ग्रीनरी है, जो पहाड़ों पर जो हरियाली है, और हम्म। जहाँ पर पहली किरण जो है सूरज की जब पड़ती है, तो यहाँ पर जो है कोहरे का प्रकोप जो है वो कहा जा सकता है कि कम है। हाँ बिल्कुल, इसमें ये कहा जा सकता है कि जो तापमान है वो बिल्कुल शून्य पे है, और ऐसी स्थिति में जो पाला है, जो पाला गिरता है, यानी कि जो बर्फबारी का, हालांकि इस बार उत्तराखंड में बर्फबारी इतनी नहीं देखी गई, लेकिन पाला जो है कहीं ना कहीं जो है वो, उसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स जो है वो अमूमन जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये सारी चीजें जो जांच का विषय है कि ये वाकई ही बस जो थी ये ओवर स्पीड में थी, या ऐसा क्या हुआ कि जो ड्राइवर है वो इसको जो नियंत्रित नहीं कर पाया, अनियंत्रित होकर के ये गाड़ी खाई में गिरी। तो देखिए, जैसे ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और इस तरीके की घटना कोई आज पहली बार नहीं है। जैसे इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रदेश के कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीरें जो है अमूमन देखने को मिली है। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जो है ओवर स्पीड की बात कहें, या फिर जो अनियंत्रित होकर के जो कारण बताया जा रहा है, या फिर इसका कोई और भी वजह हो सकती है, तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के जो है जांच का ये विषय है, जिन पे जांच होनी मुझे लगता है संभवतः होनी चाहिए, और होगी भी। और इसी कड़ी में जो है अगर हम देखते हैं तो जैसे जो मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें खास तौर से इस समय प्रिकॉशन बरतने की बेहद जरूरी है, क्योंकि कई लोग जो टूरिस्ट भी हैं वो पहाड़ों पर आते हैं। तो पहाड़ों पर अगर देखें तो नीचे मैदान से जब वो पहाड़ों पर आते हैं, क्योंकि मैदान में कोहरे का साया है, तो पहाड़ों पर विजिबिलिटी की ऐसी दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन क्या है कि जब ये मैदानी क्षेत्र से जो टूरिस्ट ऊपर आता है, यानी कि पहाड़ में घूमने आता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी को जो है पहाड़ी जो मोड़ है, जो पहाड़ी रास्ते हैं, इनका उसको अंदाजा नहीं रहता, और इस तरीके की घटनाएं होती है। हालांकि ये बस जो है ये लोकल है, यानी कि जो अल्मोड़ा जिले में रूटीन पर जो चलती थी ये बस, ये वो बस है। हालांकि ये ड्राइवर भी एक्सपर्ट बताया जा रहा है, लेकिन कारण अब क्या रहा है ये बहरहाल
जो है सारे जांच के विषय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज 7 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, ये बेहद दुखद घटना है। इसमें लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो भी घायल हुए हैं उनको जो है हर संभव मदद जो है वो चिकित्सा में दी जाए, और इसके साथ साथ जो मृतक परिवार है उनके लिए शोक जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताया है। तो ये बेहद दुखद घटना है, और आज का दिन कहा जा सकता है कि ये एक अल्मोड़ा के लिए या फिर जो वहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी दुखी जो है खास तौर से वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बता दें कि 7 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर भी है। गहरी खाई में ये यात्री बस गिरी। करीब 18 लोग इस बस में सवार बताए जा रहे थे। दिसंबर का महीना अपने अंतिम चरण में है और अब सर्दी भी अपने पूरे यौवन पर पहुंच चुकी है। जहां तेज कोहरा बढ़ने लगा है तो वहीं ठंड का प्रकोप भी काफी तेज हो चुका है। ऐसे में नारनौल का सरकारी पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नारनौल में बच्चे नीचे टाट पट्टी या फिर दरी पर बैठकर पढ़ते दिखाई दिए। इससे सरकार के दावों की तो पोल खुलती नजर आ ही रही है, वहीं स्कूल प्रबंधन भी बच्चों के प्रति लापरवाह नजर आया। भले ही शिक्षा विभाग महिलाओं की शिक्षा के प्रति अनेक दावे करता हो, लेकिन नारनौल का पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नारनौल में छात्राएं टाट पट्टी और दरी पर बैठकर पढ़ती दिखाई दी। सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर अनेक योजनाएं बनाई और अनेक दावे भी किए, लेकिन नारनौल के स्कूल में तेज ठंड के बीच अगर छात्राएं नीचे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़े तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही जरूर नजर आ रही है। खुद यहां पढ़ने के लिए आने वाली छात्राओं ने माना है कि उन्हें तेज ठंड के बीच टाट पट्टी पर और दरी में बैठकर पढ़ाई करनी होती है। यही नहीं बल्कि छात्राओं ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि अनेक मर्तबा इन टाट पट्टी पर आवारा पशु या कुत्ते गंदगी आदि कर जाते हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार नीचे भी बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। नारनौल का ये सरकारी स्कूल भले ही शिक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अनेक दावे करता हो, लेकिन इस तेज ठंड के चलते जिस तरह से यहाँ पर छात्राएं नीचे बैठकर पढ़ाई कर रही हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सर जैसे डिपार्टमेंट से मांगा जाता है हम बार बार भेज देते हैं कि हमें इतने की जरूरत है, लेकिन आई नहीं अभी तक। आज आ रही है 108 डील बैग्स, अभी 5 मिनट में पहुंचने वाला है जी। तो क्या 108 डील बैग्स से तो हो जाएंगे? हाँ जी, कितनी स्ट्रेंथ है? ये 215 जी। तो 108 तो जैसे 216 बच्चे बैठ जाएंगे तो बड़े बच्चे भी बड़े नहीं, वो तो जैसे कमरों में वो कॉलेज में कुछ काम चल रहा है ना, तो वो जैसे कंपन हो रही है इसलिए बैठे हैं। बड़ों की पूरी है हमारे पास। सर हमारे स्कूल में बेंचेस नहीं है, इसलिए हम टाट पट्टी पर बैठते हैं। सर हमें सर्दियों में उस पर बैठने में बहुत दिक्कत होती है, और जैसे मैम टीचर्स हमें बाहर बैठाते हैं तो हम वो टाट पट्टी लेके बैठ जाते हैं। सर मतलब कई कई बार तो टाट पट्टी पे नहीं नीचे बैठना पड़ता है, क्योंकि कोई कोई जैसे जानवर आके उस पर पोती कर जाते हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमें खाने में मिड डे मील में अच्छे अच्छे भोजन और अच्छे कुछ चीजें मिलती हैं, और यहाँ पे हमें वो बैठने के लिए यहाँ पे हमें बेंच की इच्छा थी, पर यहाँ पे बेंच नहीं है और हमें टाट पट्टी पे बैठना पड़ता है। कई कई क्लासों में टाट पट्टी है, कई में दरी है, तो कोई कोई बाहर दरी बैठ जाता है। मुरैना से खबर, जहां पर रिश्ते में ताऊ ने किया रिश्ता शर्मसार। 3 महीने की मासूम बच्ची से ताऊ ने किया घिनौना कृत्य। ताऊ की मनमानी से बिगड़ी बच्ची की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। परिजनों से मामले की शिकायत पाकर सक्रिय हुई पुलिस। पुलिस ने आरोपी को उत्तमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। स्टेशन थाना क्षेत्र के उत्तमपुरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना से एक खबर है, जहां पर रिश्ते में ताऊ ने किया रिश्ते को शर्मसार। 3 महीने की मासूम बच्ची से ताऊ ने किया घिनौना कृत्य। ताऊ की मनमानी से बिगड़ी बच्ची की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। परिजनों से मामले की शिकायत पाकर सक्रिय हुई पुलिस। पुलिस ने आरोपी को उत्तमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। स्टेशन थाना क्षेत्र के उत्तमपुरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
फिलहाल पुलिस ने ताऊ को गिरफ्तार किया। 3 महीने की मासूम बच्ची से ताऊ ने किया घिनौना कृत्य। परिजनों से मामले की शिकायत पाकर सक्रिय हुई पुलिस। कानपुर से खबर, जहां पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन की हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने 24 घंटे में 2 हत्यारोपियों को अरेस्ट कर लिया है। शराब के नशे में दोस्तों ने सिर में ईंट मारकर की थी हत्या। 500 रुपए उधारी मांगना बनी युवक की हत्या की वजह। रुपए मांगने पर दोनों में हुआ था गाली गलौज का बदला लेने के लिए की गई हत्या। कपड़े उतरवाकर पहले बेल्टों से पीटा, जमकर पीटने के बाद हत्या को दिया अंजाम। गोविंद नगर पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है। गाली गलौज का बदला लेने के लिए की गई हत्या। गोविंद नगर पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को भेजा जेल। रुपए मांगने पर दोनों में हुआ था गाली गलौज। देखिए, कल मॉर्निंग में थाना गोविंद नगर को यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे ग्राउंड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके पास में एक बाइक भी खड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना गोविंद नगर की टीम, फॉरेंसिक की टीम एवं सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पे जो बाइक मिली थी, उस बाइक के माध्यम से इस मृतक के परिजनों के नंबर ट्रेस हुए और उसके आधार पर इन परिजनों को सूचना दी गई थी। परिजनों ने आकर के शव की पहचान की, जिसका नाम राहुल अवस्थी पुत्र राम प्रकाश, जो मूल रूप से वैसे तो नरवल के रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ बसंत विहार थाना क्षेत्र में संजय गांधी नगर में आवासित थे। हरदोई से खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र का मानदेय दिलाने की मांग की जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद भी एसआईआर प्रक्रिया में हो रही दंडात्मक कार्रवाई। वेतन एरियर व नियत यात्रा भत्ता दिलवाने की उठाई गई है मांग।
में तहसील परिसर में महिला लेखपालों के लिए शौचालय की मांग। डीएम ने समस्याओं का निस्तारण कराने का दिलाया भरोसा। डीएम ने समस्याओं के निस्तारण का दिलाया भरोसा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कड़ी मशक्कत के बाद भी एसआईआर प्रक्रिया में हो रही दंडात्मक कार्रवाई। हमारे संवर्ग की जो हम लोगों ने गत मीटिंग की थी 21 दिसंबर को, उसमें कुछ समस्याएं आई। नंबर 1 की जो समस्या वो कई साल से पीड़ित है, हम लोग उससे पीड़ित हैं। आय जात निवास का मानदेय 5 रुपये पर हेड के हिसाब से आय जाति का हम लोगों को मानदेय मिलता है। वो 2021 सितंबर 2021 से आज तक हम लोगों को नहीं मिला। इससे हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को लेकर के कहा। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं इसका ओके करूँगा। बुलंदशहर से खबर, जहां पर विधायक अनिल शर्मा एसडीएम ने बांटे कंबल। शिकारपुर तहसील में जरूरतमंदों को 150 कंबल बांटे गए। कंबल पाकर लाभान्वित होने वालों के चेहरे पर दिखी खुशी। लाभार्थियों ने कंबल के साथ जैकेट दिलाने की उठाई मांग। एसडीएम अरुण वर्मा के साथ मौजूद रहा तहसीलदार स्टाफ। एसडीएम अरुण वर्मा के साथ मौजूद रहा तहसीलदार स्टाफ। शिकारपुर तहसील में जरूरतमंदों को बांटेगा 150 कंबल। कंबल पाकर लाभान्वित होने वालों के चेहरों पर दिखी खुशी। लाभार्थियों ने कंबल के साथ जैकेट दिलाने की उठाई मांग। एसडीएम अरुण वर्मा के साथ मौजूद रहा तहसीलदार स्टाफ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर आग लगने से आधा दर्जन रिहायशी झोपड़ियां पूरी तरीके से जल गईं। आग लगने की इस घटना में से झोपड़ियों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के बैपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि एक झोपड़ी में चूल्हे पर खाना बनाते समय भड़की चिंगारी से आग लगी और देखते ही देखते आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आधा दर्जन झोपड़ियों में रखा सामान जलकर राख हो गया। वीडियो बना, वीडियो
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और कुछ जगहों पर हुई बारिश का सीधा असर मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ने लगा है। मैदानी भागों में तापमान गिरने लगा है और गलन बढ़ने लगी है। दिन भर सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। दिन और रात के तापमान में गिरावट से ठंडक और बढ़ गई है। 11 दिन में 2.2 डिग्री तापमान की कमी दर्ज की गई है। इससे पहले 15 जनवरी 2025 को अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान भी गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ऐसे में जो लोग शहर से बाहर से आ रहे हैं और ऐसे लोग भी जिनके पास शहर में रहने को आश्रय स्थल नहीं है, उनके लिए रैन बसेरे संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने पूरे जनपद में अस्थायी रैन बसेरे बनाए हैं। शहर के कई क्षेत्रों में रैन बसेरे बसाए गए हैं। प्रयागराज में लगभग 30 से 35 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। इनके साथ ही साथ स्थायी रैन बसेरे भी जिले में उपलब्ध हैं। प्रयागराज जंक्शन के पास मुख्य रूप से 2 स्थायी रैन बसेरे हैं। रैन बसेरे में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। रैन बसेरों में लगभग 20 पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें 20 गद्दे, 20 रजाई, 20 तकिया उपलब्ध है। ठीक इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी बिस्तर है। इसके साथ साथ तालाब की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोग आग जलाकर सर्दी से निजात पा सकते हैं। हाँ जी, आप लोग को जो है यहाँ पे कितनी महिलाओं के रहने का प्रबंध है? 10 20 20। हाँ। तो 20 इसमें गद्दे और 20 रजाइयाँ हैं? जी हाँ। क्या करती हैं जब महिला? हाँ जी बताइए। 10 इसमें 10 इसमें। अच्छा, 2 शिविर हैं यहाँ पे। हाँ। महिलाओं के। तो महिलाओं के और शिविर को आप ही जो है इंचार्ज हैं। हाँ। तो क्या जब वही महिला आती हैं तो कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करती हैं, क्या करती हैं उनका? आधार लेते हैं, नंबर लेते हैं, एड्रेस लेते हैं। अच्छा, अगर आधार नहीं है तो उनको अलाउ नहीं करेंगी आप? नहीं, आधार नहीं रहता तो अलाउ करते हैं, मोबाइल रखते हैं। तो यहाँ रुक सकते हैं, उनका आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर पता, और हाँ। यहाँ ठहर सकते हैं रात भर। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था है? तो टोटल मिला के लेडीज और महिला 40 लोगों का है, मतलब 20 लोगों का जेंट्स का, 20 लोगों महिला का है। अच्छा, तो कितने रजाई गद्दे हैं? 40 रजाई है, 40 गद्दे हैं। हाँ। जेंट्स में मतलब 20-20 हैं दोनों में। अच्छा अच्छा, 20 मतलब तकिया, 20 गद्दा है। 20 महिलाओं के रहने का प्रबंध है और 20 ही पुरुषों के रहने का पुरुषों प्रबंध का है। है। अच्छा, दिन में लोग कम रहते हैं, रात में ज़्यादा रहते होंगे। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर नए साल के जश्न में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंबेडकर नगर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 31 दिसंबर को जिले में धारा 163 प्रभावी रहेगी। खास करके मंदिर, मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कैमरे और ड्रोन से निगरानी होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरी तैयारी को लेकर एसपी अभिजीत शंकर ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जिले में शराब पीकर कोई भी गाड़ी न चलाए, इसके लिए विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। हुड़दंगियों पर नकेल कसी जा सके, इसके लिए पुलिस 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक व्यापक स्तर पर ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाएगी। अगर कोई सार्वजनिक जगह पर शराब पीता या नशे में वाहन चलाता पाया गया तो उसे सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी है। देखो, जनपद अंबेडकर नगर में 31 और 1 तारीख के बीच रात के बीच में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम है, जिसमें से सब हम लोग चिन्हित करके ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। खासतौर से जनपद अंबेडकर नगर के प्रमुख क्षेत्रों में मंदिरों पर भीड़ रहेंगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए ऑलरेडी हम लोग एंटी रोमियो टीम्स और थाने से ड्यूटी जो है लगाया गया है। इसके अलावा आवास और होटल्स में भी हम लोग निगरानी रखेंगे ताकि कोई अनावश्यक इशू ना हो पाए। सर्वोपरि हम लोगों का ट्रैफिक इन्फोर्समेंट इस बीच में कड़ी से किया जाएंगे, जिसमें से दारू पी के कोई ऐसे गाड़ी ना चला पाए जिसमें से अपने आप को और अन्य लोगों को खतरा बन सके।
कानपुर नगर के बिल्हार तहसील में 12 दिसंबर से चल रहा अधिवक्ताओं का आंदोलन 19वें दिन समाप्त हुआ, जहां डीएम के आदेश पर उप निबंधक कार्यालय का स्थानांतरण निरस्त बिल्हार तहसील में ही बनाने की बात कही गई है। जहां बिल्हार तहसील में स्थित उप निबंधक कार्यालय जर्जर हो गया था, जिसको लेकर शासन ने बिल्हार तहसील से लगभग 3 किलोमीटर दूर नवीन भवन बनाने की बात कही थी, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया और अंत अधिवक्ताओं के पक्ष में फैसला भी आया है। विधायक राहुल बच्चा सोनकर को माला और शॉल पहनाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। वक्ताओं में कितनी खुशी की लहर है। आपको बता दें, जो उप निबंधक कार्यालय यहाँ से 3 किलोमीटर दूर नवीन भवन बनाने का प्रस्ताव जो पारित हुआ था, वो डीएम के आदेश पर वो निरस्त कर दिया गया है। आज 19वां दिन ये आंदोलन का था, जहाँ पर आज सुबह एसडीएम साहब ने यहाँ आके और क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा ने यहाँ आके उसकी घोषणा कर दी है कि वहाँ पे नवीन भवन नहीं बनेगा और बिल्लौर तहसील में ही नया भवन बनाया जाएगा। हमारे साथ अधिवक्ता गण है, उनसे हम बात करते हैं। खुशी का दिन है। हम लोगों ने 18 दिन चलते हुए हड़ताल को शासन प्रशासन से जीत हासिल करके उप निबंधक कार्यालय को बिल्लौर प्रांगण में ही स्थापित करने के लिए आदेश आ गया है। आज हम लोगों के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल है और जश्न आज हम लोगों को जश्न करने की जरूरत है। क्या आप पहले की तरह तहसील में काम स्टार्ट हो जाएगा या अभी भी और कुछ समय लगेगा? नहीं, अब काम स्टार्ट होगा। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए 18 दिन हो गए हैं। कल से हम लोग विधिपूर्वक कार्य करेंगे। काफी लोगों ने सपोर्ट किया, जूनियर अधिवक्ता हमारे साथ जो प्रतिनिधि थे सभी ने इस धरने को सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्रीय प्रतिनिधि और सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और जनमानस के लोगों ने भी हम लोगों का पूर्ण सहयोग किया है। इसमें पत्रकारों की भी भूमिका रही है। आंदोलन उप निबंधक कार्यालय स्थानांतरित होने पे विगत 19वां दिन आज है। 18 दिन हो चुके। आज हम लोगों को आधिकारिक रूप से माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि आपका स्थगन आदेश हो गया है। नया प्रपोजल आपकी तहसील कैंपस में ही उप निबंधन कार्यालय के लिए बनेगा। तो आज हम काम स्टार्ट हो जाएगा आज से? नहीं, अभी कल से काम आज हम लोग आंदोलन समाप्त करेंगे और वापस अपने अपने काम पर आएंगे और जो भी काम पेंडिंग हुए हैं उसमें थोड़ी तेजी लाएंगे। नवीन भवन निरस्त हो गया है, इसको क्या कहना है? बहुत अच्छा आदेश आया है। उन सब डीएम साहब ने हम लोगों की मान सम्मान को रखा, इज्जत को रखा और हमारी बात माना। जनहित में उन्होंने जो कार्य किया बहुत ही अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया। उनकी हम प्रशंसा करते हैं। लगता है प्रशासन बैक फुट पर है? नहीं, प्रशासन बैक फुट पर नहीं है। ये हमारे तहसील के राजस्व अधिकारियों की जो रिपोर्ट गई थी वो गलत थी। बिना सोचे समझे उन्होंने रिपोर्ट भेज दी थी। बैक फुट वाली बात नहीं थी। उन्होंने सामंजस्य का अभाव रहा। इस कारण इतने दिन हम लोगों को ये आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा, जो कि अपूर्णीय क्षति है। ये तत्कालीन जो राजस्व अधिकारी रहे जिनके द्वारा रिपोर्ट गई थी, उनकी ये बचकानी हरकत माने या कुछ और, उन्होंने हम लोगों के लिए आंदोलन करने के लिए बात किया। बता दें, जो अधिवक्ताओं का बिल्लौर तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा था वो आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। संभवतः कल से पहले की तरह तहसील में जो सुचारू रूप से काम थे वो चालू हो जाएंगे। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ, नितेश कटियार। प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने परिवार के लोगों का सम्मान करने की सलाह देते हुए कहा कि इसके बाद ब्राह्मणों के सम्मान की चिंता करें। विभागीय मंत्री ने दावा किया कि पशु चिकित्सालयों का नवीनीकरण कराया जा रहा है, जिससे कि जर्जर भवनों से विभाग को छुटकारा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एग्लू वर्ष है जो कि आर्थिकी का आधार है और विश्व व्यवस्था इसी पर टिकी है। एक बार फिर ट्वीट को लेकर जो है अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और साफ कह रहे हैं कि जितने ब्राह्मण हैं जो भाजपा में सम्मान नहीं पा रहे वो हमारे साथ आ जाएं, उनको हम सम्मान देंगे। इस पूरी विषय पर बातचीत करने के हमारे साथ धर्मपाल सिंह जी, पशुधन मंत्री, इनसे बात करते। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो भाजपा में सम्मान नहीं पा रहे वो हमारे पास आ जाए, हमारे साथ आ जाए, हम उनको जो है पूरा सम्मान देंगे। देखिए माननीय अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज को क्या सम्मान देंगे ये सर्वविदित है। जो व्यक्ति अपने परिवार को सम्मान नहीं दे पाता, जो अपने पिता को बिल्कुल धिक्कारने का काम करता है, उन्हें अपमानित करने का काम करता है, अपने चाचा को अपमानित करने का काम करता है, वो ब्राह्मणों को सम्मान कैसे देगा ये ब्राह्मण समाज बेहतर जानता है।
अगर बात की जाए सर, इसको लेकर जो है तमाम राजनीतिक दल भी जो है चर्चा कर रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अनुशासन वाली पार्टी है, जो आपके संगठन आपके सहयोगी दल हैं, लेकिन जो है अखिलेश यादव को लेकर साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है यादव को क्यों नहीं, आखिर यादव छोड़ के ब्राह्मणों को सारी 403 विधानसभा की सीटें क्यों नहीं दे देते? देखिए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी टोटल बिरादरी की पार्टी है, उसमें यादव और मुसलमानों को ही महत्व है, दूसरी बिरादरी को कोई स्थान नहीं है। और वो भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है सर्वसामान्य की पार्टी है, सभी बिरादरियों की पार्टी है, इसमें सभी को सम्मान है। बिरादरी विशेष की कोई बात करता है तो ठीक नहीं है। वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके से एक मौलाना है, उन्होंने एक फतवा जारी किया, बरेली के मौलाना ने, उन्होंने कहा है कि नया साल नहीं मनाना चाहिए, जो है उसको जो है मुस्लिम हो चाहे हिंदू, किसी को भी नया साल नहीं मनाना चाहिए। देखिए, नया वर्ष तो वैसे आंगल वर्ष है, लेकिन हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारा वित्तीय संसाधन नए वर्ष के आधार पर ही चलता है। तो नया वर्ष हम इसलिए मनाते हैं कि सारा सिस्टम नए वर्ष पर ही आधारित है, तो इसलिए उसको मनाने में किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके से आपके विभाग की अगर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि पशु को लेकर जो है मुख्य, या कहें कि जिस तरीके से गौवंश को लेकर जो है मुख्यमंत्री भी संजीदा रहते हैं, आप क्या कुछ नया इस बार होने जा रहा है? क्योंकि एक विषय जो है आ रहा है कि अस्पताल और जो है बृहद गौशालाएं। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और गौवंश को किसी भी तरीके की असुविधा न रहे, चारा, भूसा, पानी, रहने के स्थान, जाड़े से बचाव के उपाय, इसके साथ साथ अस्वस्थ होने के कारण उन्हें उचित उपचार मिले, इसके लिए हमने अस्पताल बनाए। और उत्तर प्रदेश में जो जर्जर अस्पताल हैं, नए अस्पताल भी बना रहे हैं और जर्जर अस्पतालों को कल समीक्षा करके हमने बजट आवंटित किया है कि जितने जर्जर अस्पताल हैं उन सबका नवीनीकरण करा के व्यवस्थित ढंग से पशुओं को रहने का, उपचार करने का, उचित उपचार करने का प्रबंध किया जाएगा और दवाओं की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। धन्यवाद। तो ये तो धर्मपाल सिंह जी ने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ब्राह्मणों के सम्मान की बात करना छोड़ दें, जो है उनको ये शोभा नहीं देता, उनको पहले अपने पूरे परिवार की जो है उनका सम्मान करना चाहिए, उसके बाद जो है इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। और बात रही गौशाला की, गौशालाएं जो है वो बनाई जा रही, बृहद गौशालाएं बनाई जा रही है। इसके साथ साथ जो है गौवंश के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखने के लिए तमाम जो अस्पताल हैं, जो जर्जर पड़े हुए हैं, उनको जो है नवीनीकरण करके गौवंश को जो है उस पर पूरा इलाज मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंधाना चौराहे पर दुकानों और ई रिक्शा चालकों की मनमानी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कानपुर के मंधाना चौराहे पर रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन दुकानों और ई रिक्शा चालकों की मनमानी से यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल पाता है। वहीं ओवरब्रिज के नीचे खुलेआम गैस सिलेंडर रखकर फास्ट फूड बेचा जा रहा है। सवाल उठता है कि अगर भीड़ में कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर लगातार जारी है। खटीमा में 15 दिसंबर से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण सुबह और शाम के समय सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं आवश्यक कार्यों के अलावा लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। मौसम की मार से विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और दैनिक मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, रैन बसेरे की व्यवस्था भी है। खटीमा में लगभग 20 लोगों के एक साथ रुकने की व्यवस्था हमने रैन बसेरे में की है। इसके अलावा जो भी शहर के महत्वपूर्ण जो चौराहे हैं, पॉइंट्स हैं, उन पे सभी जगह अलाव की सुबह और शाम व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमारे सरकारी अस्पताल, गंजाबाग चौराहा, मेन चौराहा और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पे अलाव लगातार जलाए जा रहे हैं। सर, कंबलों की अगर बात करें, कंबलों का वितरण हर साल किया जाता है, तो उसको लेकर के कुछ देखिए, इस बार भी हमने गांव-गांव में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, अपने जो राजस्व उप निरीक्षक हैं उनके माध्यम से और तहसील स्तर पर भी ज़रूरतमंद लोगों को लगभग 100 कंबल अभी तक हम बांट चुके हैं और आगे जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से ये व्यवस्था जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हम बात कर रहे हैं खटीमा भारत नेपाल सीमा की, तो यहाँ पर हफ्ते भर से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, जिसको लेकर ठंड में लोगों का जीना दुभर हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग ठंड से बचते नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। इनसे बात करेंगे किस प्रकार की ठंड पड़ रही है। सर, किस प्रकार की ठंड देख रहे हैं आप? ये शीत लहरें हैं, काफ़ी ठंड पड़ रही है। अलाव का सहारा ले रखा है हम लोगों ने यहाँ पे और आग सेकने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 3-4 दिन से लगातार मौसम ऐसा ही बना हुआ है। बेटा, धूप कब से नहीं निकली है? 2-4 दिन हो गए। ठंडा लग रहा है? बहुत ठंडा बहुत हो रहा है। कितना ठंडा हो रहा है? बहुत ठंडा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और खटीमा क्षेत्र में यहाँ ठंड का प्रकोप है और यही एडवाइजरी जारी की है लोगों ने। प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बच्चे और बूढ़े घर से बाहर ना निकले। पीछे विजिबिलिटी 0 है, कोहरा धुंध पूरी तरीके से छाया हुआ है और अब यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों का जीना दूभर कर गया है। अब आने वाला साल, नया साल में पता नहीं धूप के दीदार हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो अब मौसम ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर उपजिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने भी बताया कि रैन बसेरे का भी इंतजाम है और यहाँ पर समय समय पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी कंबल बांटे जा रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके का मौसम देखा जा रहा है, नव वर्ष में धूप के दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं और ये ठंड पता नहीं अब कितने दिन और पड़ती है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, महिला सशक्तिकरण पर योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। मिशन शक्ति केंद्र से महिलाओं को किया जाएगा सशक्त। नए वर्ष पर मिलेगा दोपहिया वाहन व मोबाइल। प्रदेश में 16 सशक्ति केंद्र स्थापित। महिला सशक्तिकरण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। चौसठ 100 स्कूटी व 1600 मोबाइल खरीद पर विचार। 67 करोड़ की लागत से होगी खरीद।
9 वर्ष पर मिलेगा 2 पहिया वाहन और मोबाइल। दिनेशपुर खुदीराम बोस ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडलों की अहम बैठक हुई, जिससे संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर मंथन किया गया है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं गदरपुर विधानसभा के प्रभारी भरतभूषण चुग ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो सिद्धांत था उसी को विस्तृत रूप से जानकारी दी। जमाना था कि अटल जी ने देश के हित में, मानव जाति के हित में संसद में बोला था कि कभी भी संख्या बल पे देश को सही दिशा में नहीं लेके जाया जा सकता। संख्या बल के आधार पर घमंडन नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। और तुम संख्या के बलबूते पे लोकसभा में उल्टे सीधे कानून पेश करोगे, पास करोगे, तो देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। आज हम लोग अपने परम श्रद्धेय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष को पूरा देश, हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय टीम, प्रदेश की टीम मना रही है। और खुद मॉनिटरिंग हमारे प्रदेश के अपने देश के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी कर रहे हैं और यहाँ पर तरुण बंसल जी कर रहे हैं प्रदेश महामंत्री जी। तो लगातार ये कार्यक्रम उसी की श्रृंखला में सबसे पहले 25 तारीख को हमने 24 तारीख को दीप प्रज्वलन करके प्रत्येक जिला मुख्यालयों पे और लाइटिंग करके दीप मालाएं जगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सतारगंज में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सतारगंज के मुख्य चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आह्वान पर नगर के मुख्य चौराहों पर कांग्रेसजनों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, जहां भाजपा सरकार और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई है। इस दौरान उर्मिला सनावर ने ऑडियो वीडियो साक्ष्यों के माध्यम से मामले में एक वीआईपी की संलिप्तता का सनसनीखेज दावा करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच सीबीआई से कराई जाए। पूरे प्रकरण की जांच माननीय न्यायालय की सिटिंग जज की निगरानी में हो। जो इस प्रदेश में नाइंसाफी हुई है, आज उसके विरोध में हमने इस बात का पुतला फूंका है। इस सरकार को खबरदार करना चाहते हैं, वो नकाब उतरना चाहिए प्रदेश के अंदर। जो एक बात चल रही है वीआईपी, वो वीआईपी कौन था और उसकी मांग पूरा प्रदेश, पूरा उत्तराखंड कर रहा है इस बात की सीबीआई जांच होना चाहिए। तो वो जांच क्यों नहीं हो रही है? सीबीआई जांच होना चाहिए। इस मैटर की दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इस चीज़ को
ये दबाना चाहते हैं और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तो हम लोग विरोध करते रहेंगे और भाजपा सरकार के पुतले फूंकते रहेंगे। खटीमा तहसील क्षेत्र में पैतृक भूमि एवं संपत्ति विवाद का मामला सामने आया। पूर्व सैनिक स्वर्गीय आन सिंह धामी के पुत्र हरीश सिंह धामी ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की मांग की है। हरीश सिंह धामी ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय आन सिंह धामी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और अर्जित धन से खटीमा तहसील क्षेत्र में कृषि भूमि, आवासीय मकान एवं अन्य चल संपत्ति अर्जित की थी। आरोप है कि पिता के निधन के बाद कुछ परिजनों द्वारा संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने और उनके वैधानिक अधिकारियों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बड़े भाई ने मेरी पिताजी की पूरी संपत्ति जो है हड़प ली है, जो है वो देने के लिए इनकार कर रहा है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक 31 साल सर्विस करके घर आया हूँ। मेरी पूरी पेंशन के पैसे भी उसी में लगे हुए हैं जो पिताजी को भेजता रहा और उन्होंने जोड़ी, जिसमें 16 बीघा ज़मीन है अभी और 3 बीघा ज़मीन अलग है। 3 मकान बना रखे हैं, 3 जगह, 2 जगह खुद ले रखा है। एक 25x40 में मैं रह रहा हूँ और बाकी 25x50 में वो रह रहा है और बड़े मकान में और घर में गौशाला सब कुछ उसने हड़प लिया है। तो इसको लेकर एसडीएम से शिकायत की आपने? मैंने आज एसडीएम साहब को दिया है कि इसके घर जाता हूं तो मेरे को मारने की धमकी देते हैं। सगे भाई हैं, उनका मैटर है और ज़मीन को लेकर विवाद है। हमारा प्रयास है कि इस तरह के कोई मैटर है वो तहसील स्तर पर ही सॉल्व हों। तो इसमें हमने दोनों पार्टीज को कल बुलाया है और दोनों के पेपर्स वगैरह चेक किए जाएंगे और जो भी सोल्यूशन होगा कोशिश की जाएगी कि इसी स्तर पर दोनों को सौहार्दपूर्ण तरीके से यहीं पर सॉल्व किया जाए। सर, जैसे नहीं निपटता थारोड ज़मीन है तो उसमें कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, फिर बहुत सारे लीगल ऑप्शंस भी हैं, उनके पास भी हैं और अगर कोई विवाद रहता है तो पुलिस प्रशासन के पास भी जो है लीगल ऑप्शंस होते हैं, उनको फिर उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का